हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैथ का लेक्चर लेकर आए थे उसमें हमने त्रिकोणमिति को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, त्रिकोणमिति को A to Z चीज़ क्लास 10th के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए, जो क्लास 10th में नहीं पूछता है और पॉलिटेक्निक में पूछता है, उस सिलेबस को भी हमने कवर किया था। ठीक है, त्रिकोणमिति का अगर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्ले लिस्ट में त्रिकोणमिति के टोटल लेक्चर उपलब्ध है, वहाँ से जा कर के देख लें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर सिस्टम को। जैसे बताए थे कि गणित का एक ब्रांच क्या था? त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत कई सारे चैप्टर पढ़ना था। तो ऐसा ही मैथ का एक ब्रांच होता क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, और उसके अंतर्गत हमें क्लास 10th में पढ़ना है एक ही चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो जैसा हमने आप लोगों को कहे थे कि क्या करेंगे, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि वैसे स्टूडेंट जो पिछले कक्षा में ध्यान से नहीं पढ़े या इससे पहले कभी नहीं पढ़े, डायरेक्ट 10th में अब बोर्ड है तो ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे, तो बताए थे कि उनको भी समझ में आएगा मेरा लेक्चर, क्योंकि हम प्रत्येक चैप्टर को 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बना देंगे। ठीक है, जितना बेसिक रहेगा। अब कहने का मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं कि अब 9th का भी पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद आप देखिए साल भर खुद 9th का टॉपिक है तो साल भर तो उसी में लग जाएगा, तो फिर 10th कब कवर कराएंगे? यानी कि वैसे टॉपिक को भी हम स्टार्ट करें 0 से, जिसकी आवश्यकता हमको यहाँ पे समझने में पड़ेगी। उस सभी टॉपिक को हम बेसिक जो भी टॉपिक होंगे उस सभी को पढ़ा करके ही हम आगे चलेंगे। ठीक, तो आज हम पहला लेक्चर लेकर आए हैं, और इसीलिए ये वास्तविक संख्या या संख्या पद्धति बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। यानी जब से आप पढ़ना स्टार्ट किए तब से आपको दर्शन हुआ किससे? संख्या पद्धति से। ठीक, जैसे जैसे क्लास ऊपर जाते गए और दूसरा ब्रांच का 1-2 चैप्टर ऐड होते गया, और आज देखिए 10th में कई सारे ब्रांच आपके सिलेबस में ऐड हो चुका है। जैसे देखिए कि 10th में क्या हुआ, त्रिकोणमिति नया टॉपिक आ गया, अचानक नया टॉपिक आ गया ना। तो ऐसा ही आप जैसे जैसे क्लास ऊपर जाते गए और क्या हुआ कि दूसरे ब्रांच से एक चैप्टर ऐड होते होते कई सारे ब्रांच आपके पास आ गए। ठीक, और नंबर सिस्टम बच्चे से पढ़ते गए तब धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक, तो देखिए नंबर सिस्टम कहने का ही अर्थ है कि इस चैप्टर में हमको नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए इस चैप्टर क्लास 10th में भी चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या एक क्या है? रियल नंबर। ये भी एक प्रकार का क्या है? नंबर है। तो वैसा ही नंबर आप पढ़ते गए तो अभी आ गए वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्याओं को इसमें पढ़ना, यानी वास्तविक इस चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में टोटल चीज पढ़ना है। हम सब आज क्लियर करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आज कुछ डिफिनीशन सब है वो सब बताते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो सबसे छोटा चीज पढ़ना होता है क्या होता है? अंक। तब अंक है तो क्या क्या कौन कौन अंक होता है मैथ में? अंक कौन कौन होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 क्या है? अंक है। इस 10 को क्या बोलते हैं? अंक है, यानी डिजिट है। कोई पूछे कि डिजिट कौन कौन है तो क्या कहेंगे? 0 to 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, कितने? 10 डिजिट है। ठीक, इसके बाद जब आप स्टार्ट किए अंक, तो इसके बाद जो होती है 9 के बाद दो या 2 से अधिक अंक एक साथ आ जाता है तो वो संख्या कहलाने लगता है। ठीक, तो संख्या पे आप चले, अंक पढ़ लिए। अंक ये क्या है? डेसिमल सिस्टम का है। नंबर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, एक डेसिमल होते हैं, एक बाइनरी होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल होते हैं, एक हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है ना, तो ये जो आप जो मैथ पढ़ रहे हैं वो कौन सिस्टम पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो किस सिस्टम पर पढ़ रहे हैं? डेसिमल सिस्टम पर पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल सिस्टम में अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक। और 2 अंक, या जैसे आपने
क ख का पढ़ा तो वो क्या हुआ, वर्ण या अक्षर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि शब्द आया, तो ऐसा ही इसमें क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। अब संख्या में देखिए क्या प्रकार होता है, तो पहला होता है सबसे छोटा संख्या होता है, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है। कौन, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो गिनती की संख्या होती है ना उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये सब बेसिक चीज़ें है, ठीक है ना, लिखाएंगे नहीं, आप लोग खुद नोट कीजिएगा। यानी गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसे हम सूचित करते हैं, यानी इसको हम निरूपित करते हैं किससे, कैपिटल एन से। कैपिटल एन द्वारा इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो जैसे देखिए एन बराबर हम लिखेंगे तो जो कोई भी संख्या होता है ना उसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, यानी मध्य ब्रैकेट हुआ ना, ठीक है। तो मध्य ब्रैकेट के या से दे दिए और इसके बीच में संख्या को लिख देते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि जहाँ तक जाते रहिए अनगिनत तक, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ क्या हुआ, नेचुरल नंबर हुआ। ये नेचुरल नंबर का फैमिली हुआ, ठीक है। तो 1 गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 से जहाँ तक जाते रहिए। तो इसी में कोई पूछ दे कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक। नेचुरल नंबर समझ गए। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या। इससे आगे गर्मी बहुत लग रही है, रुकिए 1 मिनट। अब देखिए प्राकृतिक संख्या देख लिए, अब दूसरा देखिए क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर। तो ये क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या देखे तो उसमें क्या करेंगे, जीरो को सम्मिलित कर देंगे ना, तो वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो देखिए जीरो, एक सदस्य क्या हुआ, उससे बढ़ गया ना, प्राकृतिक संख्या से एक सदस्य इसमें ज़्यादा हो गया, तो यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हुआ। और उसमें जीरो सम्मिलित कर देता है, तो यानी उससे बड़ा क्या हो गया, किसका फैमिली हो गया, पूर्ण संख्या का। तो ये होल नंबर हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, जीरो को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है ना, सम्मिलित कर देते हैं। क्या करते हैं, जीरो को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यानी कि जीरो को क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या के फैमिली में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और इसे हम सूचित करते हैं किससे, W से। किससे सूचित करते हैं, W से। अब बताया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से इसको हम समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना, सेट। तो सेट बोलते हैं, तो समुच्चय हुआ। और अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहाँ तक जाते रहिए। तो कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो कौन होता है, 0 होता है। और सबसे बड़ी पूछे तो अपरिभाषित, यानी हम उसको कितना होगा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, अनडिफाइंड। उससे आगे हम चले तो क्या होता है, उससे आगे सम संख्या। अब यही जो पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण ही संख्या को 2 भाग में बांट दिया, सम और विषम। ये वो अलग ब्रांच नहीं है। जैसे देखें कि प्राकृतिक संख्या हुआ सबसे छोटा, प्राकृतिक संख्या से उसमें एक सदस्य और ज़्यादा होकर के क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन सम संख्या और विषम संख्या पूर्ण संख्या का ही 2 पार्ट है, ठीक है। तो एक सम संख्या, पहला सम संख्या यानी कि इवन नंबर। कौन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, क्या हो, 2 से विभाजित हो, 2 से
विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, यानी वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, यानी दूसरे तरह से परिभाषा लिखना चाहे तो क्या कर रहा है कि 2 से विभाजित होता है, और 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो क्या वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ सम संख्या भी किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित होता होगा। तो इसको ऐसे कहें कि 2 से विभाजित हो, और नहीं तो ऐसे कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो, इकाई स्थान पे 0, इकाई स्थान पे क्या हो 0, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, और इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है कितना, 2m, यानी 2m कहिए, 2n कहिए, 2p कहिए, 2q कीजिए, जहाँ जो चीज मन है वो चीज कीजिए कहिए। और यहाँ जहाँ m क्या होता है, m एक पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, क्या है कि इसका सम संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 2m, डायरेक्ट 2m लिख दे तो इसका अर्थ है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम संख्या को। लेकिन वहाँ पे m क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए जैसे पूर्ण संख्या क्या 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो गया, 2 × 0 तो कितना हो गया 0। फिर 1 रखेंगे, जैसे क्या हो गया, सम संख्या का एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एग्जाम्पल तो देखिए 0 रखेंगे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, 0 रखेंगे तो 0 × 2 क्या हो गया 0। फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 × 2 कितना हो गया 2 हो गया। 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 हो गया। फिर 3 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो गया। फिर 4 रखेंगे तो 4 × 2 8 रखेंगे। तो ऐसा ही बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो देखें ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2m को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनगिनत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या हुआ, 2m हुआ। समझ में आया, आगे हम बढ़े। अब क्या, विषम संख्या। एक मिनट, आज गर्मी बहुत है। अब अगला देखिए, जैसे कितना हो गया था, चौथा नंबर होगा शायद, चौथा में क्या हुआ, विषम संख्या। विषम संख्या इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। क्या, ऑड नंबर्स। तो देखिए बताया कि पूर्ण संख्या को ही 2 पार्ट बांट दिया गया है, तो एक इवन हो गया तो दूसरा ऑड हुआ। तो ऑड क्या होगा, जैसे इवन क्या कह रहा था कि जो 2 से विभाजित हो, और ऑड क्या कहेगा कि 2 से विभाजित नहीं हो। तो ऑड क्या होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या कहते हैं। द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, 2 से विभाजित ना हो, क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। तब देखें वहाँ पे क्या था, और इसको दूसरे रूप में हम परिभाषित करना चाहे तो वहाँ पे क्या था कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। तो 0, 2, 4, 6 या 8 को छोड़ करके कौन अंक सब बचा, तो अंक बचा 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा और 9 बचा। तो ये सब रहेगा इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पे क्या रहेगा, 1, 3, 5, 7 या 9, इस सब में से कोई एक रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वो संख्या विषम संख्या। यानी जिस संख्या की इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और जैसे उसका व्यापक रूप था तो इसका भी व्यापक रूप होगा। तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2m-1 या 2m + 1। कहीं पर 2m-1 लिखा है, यानी कि 2n-1 या 2p-1 बताए, m के जगह पर कुछ लिख देंगे, लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या।
जैसे हम कहे थे सम संख्या क्या है 2m, तो 2p मान है, 2q मान है, 2a मान है, जो मर्जी है सो लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पे दिखाना होगा कि वो क्या चीज़ है। जैसे हम m बताए थे ना, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ भी लिख देंगे, लेकिन उसके बदले लिख देंगे कि वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2m माइनस 1 लिखे, तो यहाँ पर m है, क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। और प्राकृत संख्या क्या होता है, कैपिटल M से सूचित करते हैं। और यहाँ पे जब 2m प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ पे m क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या को कौन चीज़ से लिखते हैं, W से। तो देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्म का यूज हम करें तो लिख देंगे जहाँ m क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर 2m प्लस 1 कहें हम ऑड नंबर को, तो क्या कहेंगे कि m क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी W है। दोनों का आंसर उतना ही आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल वहाँ पे बैठा करके रखे थे ना, तो इससे निकालिए, तो इसमें क्या करा, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 2 इंटू 1 तो 2, 2 में से 1 गया तो कितना हुआ, 1। फिर देखिए 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 को में से 1 गया तो 3। फिर अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 6 को में से 1 गया तो 5। फिर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 को में से 1 गया तो 7, ठीक है। अगर यहाँ पे रखिए, देखिए तो अगर पूर्ण संख्या रखना है तो 0 रखेंगे, तो 0 गुने 2 तो 0 और प्लस 1 कितना होगा, 1। फिर अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो 2 और प्लस 1 तो कितना हो गया, 3, तो 3। फिर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो गया, 5। 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 1 7। देखना रहे, सब ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट। तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। अब बड़ी पूछे तो ये हम अनडिफाइंड है, यानी कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना, अनंत होगा। देख लिए। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तब आगे चलिए, देखिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या, अभाज्य संख्या, क्या हुआ, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम है क्या, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, ये सब किस में चर्चा हो रहा है, पूर्ण संख्या में ही है। ये सब संख्या किसके अंतर्गत आता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत, ठीक है ना, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या होगा कि जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, क्या होना चाहिए, केवल 2 अपवर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या होना चाहिए, 2 अपवर्तक, 2 अपवर्तक। और वो भी कौन कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए और संख्या स्वयं होना चाहिए, संख्या स्वयं, संख्या स्वयं होना चाहिए, 1 होना चाहिए और संख्या स्वयं होना चाहिए। यानी जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो उसे हम उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और अपवर्तक का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स, क्या, फैक्टर्स। अपवर्तक का मतलब फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ में जिस चीज़ से भाग लगता है वो उसका फैक्टर होता है। क्या करता है, फैक्टर है। अगर हम जैसे कोई संख्या हुआ 10 हुआ तो 10 में हम क्या करेंगे, 5 से हम भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 5 से अगर भाग लगाएंगे तो लग जाएंगे। तो ये 5 क्या है, 10 का एक फैक्टर है, 10 का क्या है, फैक्टर है। 5 क्या है, 10 का एक फैक्टर है या अपवर्तक है, यानी कि उससे भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी संख्या देखिए तो उसमें 1 से भाग लगवे करेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या 1 का क्या है, मल्टीपुल है, 1 का क्या है, मल्टीपुल है, ठीक है, 1 का गुणज, ठीक, गुणज है। 1 का 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, तो ऐसे करते करते अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 से तक लगेगा ही सब में भाग। और दूसरा देखिए क्या, संख्या स्वयं, तो कोई भी संख्या अपने आप से तो भाग लगता ही है, 2 में 2 से भाग देंगे तो लगेगा ही, 3 में 3 से भाग देंगे तो लगेगा ही। तो वही कह रहा है कि केवल 2 अपवर्तक होना चाहिए, और 2 अपवर्तक में कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा और संख्या स्वयं आ जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, समझ में आया।
फिर देखिए उसके बाद इसी का जुड़वा भाई भाज्य संख्या, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है ना, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। नोट दोनों का एक ही साथ लिखाएंगे, इसमें कुछ एक दो सॉरी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम एक को लें तो एक का देखिए तो एक से कटेगा, और फिर दूसरा क्या है, दूसरा कोई फैक्टर है, एक ही से ना केवल भाग लगेगा, तो इसके पास केवल एक ही फैक्टर है, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगा। दो को लीजिए तो दो को अगर हम भाग देना चाहें तो एक से भाग दे सकते हैं और दो से भाग दे सकते हैं, इसके अलावा किसी तीसरा से भाग लगेगा नहीं ना लगेगा, तो केवल दो ही फैक्टर है, तो इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन को देखिए तो तीन में क्या करेंगे, एक से भाग देंगे तो लगेगा, फिर दो से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, यानी शेष बच जाएगा। भाग लगने का मतलब शेष जीरो बचना, ठीक है। और तीन से भाग लगेगा और चार तो इससे बड़ा हो जाता है, तो 12 चीज से तो भाग लगेगा ही नहीं, तो क्या हुआ, इसके पास भी दो फैक्टर है इसलिए ये होगा। फिर चार को देखिए तो चार क्या है, चार में एक से भाग देंगे, दो से भी भाग लगेगा, तीन से नहीं भाग लगेगा, चार से भाग लगेगा, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हुआ, एक दो तीन फैक्टर हो गया, यानी दो से अधिक फैक्टर हो गया, इसीलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच में देखिए तो क्या हुआ, एक से लगेगा और पाँच से लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा, इसलिए दो फैक्टर है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या को लिख देते हैं और उसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन अभाज्य संख्या था। अब इतना टाइम नहीं ना है कि सब में भाग लगा करके देखे कौन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, किससे लग रहा है, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच के 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो कौन कौन है देख लीजिए, ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा। जैसे हुआ पहला क्या था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 71, 73, 79, 83, 89, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 97, ठीक है। 25 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये है, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। इसको आप भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है। एक साल पूछा हुआ पॉलिटेक्निक में कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो उसमें से एक 61 नंबर 61 दिया हुआ है, तो 61 क्या है, अभाज्य संख्या। तो डायरेक्ट याद रहेगा, तो देखते हैं ना, टाइम नहीं लेगा, डायरेक्ट आप इसको 1 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसे याद नहीं कीजिएगा, 1 से 100 तक ले नॉर्मली याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक। 1 मिनट, ठीक है। गर्मी इतना है कि बार बार पसीना से भीग जा रहा है, ठीक है। अब देखिए उससे आगे क्या, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, ठीक है ना। भाज्य संख्या कौन, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक अपवर्तक हो, क्या हो, 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक अपवर्तक हो, यानी फैक्टर हो, अपवर्तक 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो।
तो 2 से अधिक फैक्टर हो, या इसी बात को हम कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, यौगिक संख्या कहलाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर 1 को देखिए तो 1 के पास तो केवल एक ही फैक्टर है, तो 2 या 2 से अधिक ना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर 2 को देखिए तो 2 में 1 और 2, ये 2 ही फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। 3 को देखिए तो 3 के पास 1 और 3 है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। 4 को देखिए तो 1 2 और 4 हुआ, तो यानी इसका देखिए तो 4 का 1 2 3 है, यानी 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए ये होगा। 5 नहीं होगा। फिर डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं थोड़ा, तो क्या होगा, 1 को छोड़ करके और 1 से 100 के बीच में क्या कीजिएगा, 20 जो अभाज्य संख्या उसको छांट दीजिए, उसके बाद जो बचा वो सभी 1 से 100 के बीच के क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कितना हो गया, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 9 10 12 डॉट etc, ठीक है, देख लिए। तो नोट नंबर 1 में लिखिए कि सबसे छोटी, 1 में लिखिए कि 1 न तो क्या है अभाज्य संख्या और न ही क्या है यौगिक संख्या है। दूसरा नोट में लिखिए कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। देखें ना, उसके बाद तो कोई भी संख्या होगा वो 2 से सम संख्या होगा तो वो तो 2 से कट ही जाएगा, तो ऑलरेडी 1 और अपने आप होगा, उसके अलावा तो कम से कम 2 उसका फैक्टर होगा ही, तो 2 से अधिक हो जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो क्या होगा कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है। तीसरी बात कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यानी कि वैसे अभाज्य संख्या जो विषम हो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य यौगिक संख्या 4 हो जाएगी। फिर वहाँ पे जो अभाज्य संख्या देखे थे तो क्या था, लास्ट में 89 था, उसके बाद डायरेक्ट क्या कितना था, 97 था। तो 89 और 97 के बीच में कितना है, 89 और 97 के बीच में 7 6 2 8 6 1 7 7 89 और 97 एक ऐसा 2 सम संख्या है, सॉरी 2 अभाज्य संख्या है जिसके बीच में कितना है, 7 यौगिक संख्या है। समझ में आया? तो ये कभी काल पूछ देगा तो बता दीजिएगा। इससे आगे हम फिर चले। अब देखिए उससे आगे जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होता है कि वैसे 2 लगातार प्राइम नंबर, वैसे 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक ही कंपोजिट नंबर हो यानी यौगिक संख्या, वो क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। या वैसे दो प्राइम संख्या जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, यानी जिसको घटाए तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जोड़ा में ये होता है, ठीक है ना, नाम ही है जुड़वा, तो जोड़ा में होगा। तो 3 और 5 इसको देखिए लगातार 2 अभाज्य संख्या है, इसके बीच में केवल एक ही कंपोजिट नंबर है, क्या है, 4, ठीक। और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया, 2। देख रहा है, तो सब वैसा ही है। तो 1 से 100 के बीच में यही 6 जोड़ा है, ठीक। फिर उससे आगे देखिए अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होता है, नाम में है तो अभाज्य, लेकिन अभाज्य से इसको लेना देना नहीं है, अभाज्य का एक प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का कोई भी अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या लीजिएगा ना, तो उसका मासक कितना आएगा, 1 आएगा, हमेशा आएगा। मासक कितना आएगा, 1, यानी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो कोई भी 2 संख्या है जिसका मासक क्या हो, 1 हो, तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कोई भी 2 संख्या का क्या हो, मासक 1 हो, यानी एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम्स कहते हैं। वो यौगिक रहे या वो प्राइम रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। समझ में आया? जैसे देखिए एग्जांपल ले लिए, दोनों क्या है, प्राइम है, लेकिन इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 5 ले लिए तो ये दोनों भी क्या है, प्राइम है, लेकिन क्या है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा का। क्या बोले कि इसका एक ही मकसद होता है, केवल क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो इसका एचसीएफ देखेंगे 1 है, तो इसलिए को प्राइम है। 6 25 ले लिए, तो अब देखिए ये क्या है, यौगिक संख्या है, और ये भी क्या है, यौगिक संख्या है। तो 2 यौगिक संख्या है, तभी इसका मकसद लेकिन क्या है, 1 है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है। जैसे 4 7 हुआ, तो इसमें 4 में 4 क्या है, यौगिक संख्या, और 7 क्या हुआ, सम अभाज्य संख्या है, तो तभी इसका मकसद लेकिन क्या है, 1 है, इसीलिए क्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम इससे। अब देखिए अभी तक जो देख रहे हैं तो क्या था, पूर्ण और प्राकृत संख्या के ही अंतर्गत थे।
अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, यानी उससे थोड़ा बड़ा फैमिली को ले रहे हैं। तो उससे थोड़ा बड़ा फैमिली क्या होता है, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो ये किसका किसका परिवार होता है, देखिए प्राकृत संख्या का, यानी प्राकृत संख्या क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, बी जीरो का, माने ये सब मिल करके एक बनता है पूर्णांक, समझ में आया ना। और सी क्या, प्राकृत संख्या का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम आपने 8वां में पढ़ा होगा, क्या होता है योज्य प्रतिलोम, जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो उसमें माइनस लगा दीजिए तो -5 हो गया। -5 का हम योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी प्लस वाला रहता है तो उसका योज्य प्रतिलोम पूछते हैं तो माइनस लगा देते हैं, और माइनस वाला के योज्य प्रतिलोम पूछते हैं तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं प्राकृत संख्या का योज्य प्रतिलोम, तो प्राकृत संख्या तो प्लस वाला सब ना होता है, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा पूरे उसका माइनस, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे हो जाएगा। तो ये सब मिल करके क्या बनाता है, एक पूर्णांक बनाता है। जैसे देखिए प्राकृत संख्या तो इतना ही हुआ और पूर्ण संख्या इतना ही हुआ, ये दोनों मिला करके पूर्ण संख्या बनाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसमें एक ये इसका अपोजिट और ऐड हो गया, तब ये सब मिला करके क्या कहलाएगा पूर्णांक संख्या। तो देखें ना पूर्ण संख्या से भी ये बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना तो ये क्या है पूर्णांक है। तो देखिए इसको डिनोट करते किसे, जेड से, और बराबर देख लीजिए यहाँ अनगिनत से आया -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ फिर अनंत तक चला जाएगा, यानी और ये ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं फैमिली को, ठीक है। और इधर से इधर जैसे कि हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, और अगर इधर से इधर आएंगे तो हम बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे, ठीक है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं, ये जो हुआ जीरो से जो बाएं होता है वो क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और ये जीरो होता है वो क्या होता है बाउंड्री लाइन, ये क्या है बाउंड्री लाइन, यानी ये बाउंड्री लाइन की तरह कार्य करता है। अगर इससे बाएं चले आइए तो क्या हो गया ऋणात्मक, और इससे दाएं चले जाइए तो क्या हो गया धनात्मक, ठीक। तो देख लिए, और ये छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, तो यही कारण है कि देखिए ये क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा है। तो ऋणात्मक में क्या होता है कि माइनस जब लग जाए दोनों में तो क्या होगा जो छोटा वैल्यू रहेगा वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा वैल्यू रहता है वो छोटा हो जाता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल दिखाते हैं -5 और -4 दोनों में क्या है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए छोटा वैल्यू कौन है 4 है, तो इसलिए 4 क्या होगा यहाँ पे माइनस लगने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, तो इधर साइन होगा, ठीक है। -5 और 4 में देखिए ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सब प्रत्येक पॉजिटिव क्या निगेटिव के क्या है दाएं साइड है, तो ये हमेशा क्या होगा ये बड़ा ही होगा, तो क्या होगा ये बड़ा होगा, आंख मन के बंद मार दीजिएगा, ठीक है। और 0 और -6 में देखिए 0 हमेशा क्या है बाएं रहता है इससे, तो कोई भी निगेटिव पूर्णांक होगा 0 से छोटा ही होगा, ठीक है, 0 इससे बड़ा होगा। फिर देखिए यहाँ 5 और 6 है, तो यहाँ पे दोनों धनात्मक है, तो इसमें जो बड़ा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा। 6 और 0 में देख लीजिए क्या होगा 0 से ये सब दाएं साइड में है 6, इसलिए ये बड़ा हुआ, ठीक, देख लिए। फिर इससे हम आगे चलते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, तो ये क्या होता है जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि p और q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। अभी जस्ट इससे पीछे पूर्णांक पढ़े हैं, ठीक है ना, तो पूर्णांक होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, q क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बताए थे कि कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर हर में 0 आ गया तो क्या बन जाता है इनफाइनाइट बन जाता है, यानी उसके बाद कैलकुलेशन करना असंभव हो गया। तो इसीलिए क्या होना चाहिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसे किस चीज़ से सूचित करते हैं q से सूचित करते हैं, ठीक है ना, q से सूचित करते हैं। और देख लीजिए यदि a और b क्या है दो पूर्णांक है, a और b क्या है दो पूर्णांक है, तो उनके बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या होता है 1/2 इंटू a प्लस b होता है। 8वां में पढ़े होइएगा 9वां में पढ़े होइएगा। और दो परिमेय संख्या के बीच क्या होती है अनगिनत परिमेय संख्या हो रहती है, या दो पूर्णांक के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, समझ में आया। तो देख रहा है क्या हो रहा है पूर्णांक से ये बड़ा फैमिली आ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे दो पूर्णांक के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है, समझ में आया। तो
अब देखिए एग्जाम्पल, तो क्या है -8 बाई -7 है, तो देखिए पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी वाई क्यू का मतलब बटा के रूप में लिखा रहना, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए ये कितना है -8, तो ये एक पूर्णांक है, ये क्या है -7 है, यह एक पूर्णांक है, तो यह क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक है, और क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी -7 0 के बराबर नहीं ना है, तो इसीलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा ना उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। काटने खोटने वाला रहेगा तो काट भी खोट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखिए -6 और 5 है, तो -6 क्या है, एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 है, तो 22 क्या है, एक पूर्णांक है, 7 एक पूर्णांक है, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ 4/3 है, तो 4 एक क्या है, पूर्णांक है, 3 एक क्या है, पूर्णांक है, तो ये 4/3 हुआ, तो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए √8 बाई √2 है, तो पहले हम क्या करें, काट खोटने वाला रहेगा, काट खोट लीजिएगा, तो देखिए तो इस ऊपर में दोनों में रूट है, तो डायरेक्ट एगो बड़का रूट लिख दे, और क्या हो जाएगा 8/2, तो 2 चौका 8, यानी कि √4 बाई √1, √4 बाई √1, तो √4 का मतलब क्या होता है, 2, तो 2/1, तो देखिए तो अब 2/1 हुआ। अब इसमें था तो देख करके कह देते कि नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक, क्योंकि √8 पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद 2/1 नहीं है। हाँ, तो 2/1 में 2 क्या है, पूर्णांक है, और 1 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आया। तो कोई देगा तो ये डायरेक्ट नहीं रूट दे करके कह दीजिए कि परिमेय नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 है, तो 6 को /1 लिख सकते हैं, तो देखिए ये क्या है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या। फिर इसको देखिए √9/5 है, तो अब इसको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं ला सकते, तो ये क्या है, ये तो पूर्णांक नहीं ना है, √9 है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √9 एक क्या पूर्ण वर्ग, यानी रूट के अंदर 9 है, तो 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। बताया था कि रूट के अंदर कोई दो चीज़ एक बन के निकलता है, तो दो चीज़ एक बन के निकल गया, 3/5 हुआ। अब 3 क्या है, 3 क्या है, पूर्णांक है, 5 भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब √8 18/12 है, तो फिर यहाँ पे कट खोटने वाला है, तो काट खोट लीजिए, तो क्या होगा, 2 × 9 18, यानी √9 बाई √1, तो 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं, तो 3/1, तो ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, तो इसीलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, √3/3 है, तो इसको काटने खोटने वाला नहीं है। अगर काट ये खोटिएगा भी तो क्या होगा, रूट कहीं ना कहीं ऊपर नहीं तो नीचे लगा ही रहेगा। अगर इसको बदलना भी चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, 3/9, तो 3/9, तो फिर तो आप बटा में ना आ गया रूट, तो कहीं ना कहीं रूट लगा ही रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रूट लगा ही रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ, तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए परिमेय नहीं है। दोनों पूर्णांक ना होना चाहिए, या इसमें देखिए तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है, तो इसलिए नहीं है। √7/5 है, तो देखिए इसमें तो कटने खोटने वाला है नहीं, तो क्या है, √7 क्या है, पूर्णांक नहीं है, और 5 पूर्णांक है, तो ये क्या पूर्णांक नहीं ना है। कह रहा है क्या, परिमेय संख्या कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। 6/√3 है, तो √3 है, इसको काटेंगे खोटेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, 36/3 हो जाएगा, तो 36 3 से 12 तिहाई 36, तो अब भी आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 3/1, तो 4 का हो गया 2, लेकिन √3/1, तो यहाँ देखिए तो 2 पूर्णांक है, लेकिन √3 भी उसमें गुना में ना है, तो इसलिए √3 क्या है, पूर्णांक नहीं ना है, तो इसलिए क्या हुआ, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था वो परिमेय संख्या का नहीं था, और ये सब एग्जाम्पल था परिमेय संख्या का। समझ गए, ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही पढ़ना ही है। अभी इस चैप्टर में बहुत हम चर्चा करेंगे, ये हल्का डिफिनीशन पार्ट था, इसलिए सबका डिफिनीशन हम एक साथ दिखा दिए, ठीक है, दिखा रहे हैं। अब अपरिमेय संख्या दिखाते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या, तो इरेशनल नंबर, तो जैसे परिमेय संख्या को क्या करते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते थे, इसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन P और Q जो पूर्णांक था ना, तो यहाँ पे दोनों में से कोई क्या हो, एक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकते। PYQ का मतलब बताए थे बटा, तो बटा में तो लिख सकते हैं, बटा में तो किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते वहाँ तक क्या P और Q पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, P और Q पूर्णांक नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं रहना चाहिए, या दोनों पूर्णांक नहीं रहना चाहिए, ठीक है।
या इसी को दूसरा टर्म में हम परिभाषित कर सकते हैं कि रूट पी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पी क्या होना चाहिए कि पी एक धनात्मक संख्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है तो वो अलग एक संख्या कहलाती है, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर कहलाती है, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक। तो क्या होना चाहिए, कभी भी अभी आप जब भी सवाल में यानी पूरे मैथ में कभी भी पढ़िएगा, अगर रूट के अंदर निगेटिव संख्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो समझ जाइए कि उसके बाद संभव नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा इसके बाद संभव नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन करना, तो निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया कि पी एक धनात्मक संख्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कि पी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब जिसका वर्गमूल हम निकाल सके, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग अगर हो जाएगा तो उसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो वर्गमूल निकल जाएगा तो वो तो पूर्णांक बन गया, तो पूर्णांक बन गया तो क्या हो गया, वो परिमेय संख्या न हो गया, इसीलिए, ठीक। तो देखिए नोट 1 में क्या हुआ, जैसे वहाँ था दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, वैसा ही दो अपरिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय भी होता है, अनगिनत अपरिमेय भी होता है। दो पूर्णांक के बीच अनगिनत अपरिमेय होता है, समझ में आया। और जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पाई है, वहाँ देखिए 22/7 लिखे थे, किस में, परिमेय में, और पाई का मान ही हम 22/7 पुट करते हैं, लेकिन 22/7 है तो उसमें पूर्णांक है, लेकिन पाई है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी काहे है जो हम आगे हम क्या बोले कि इस चैप्टर में पढ़ना ही है, परिमेय अपरिमेय यानी वही वास्तविक संख्या होता है जो इसी का फैमिली होता है, तो इसलिए हमको इस चैप्टर में पढ़ना ही है। अभी तो केवल चैप्टर का डिफिनीसन केवल हल्का हिंट दे रहा है, ठीक है ना, इसके बाद हम अच्छा से डिटेल्स में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तो क्या है, पाई की रीजन हम बताएंगे इसका, ठीक है। तो पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। √2 हुआ, तो अब देखिए √2 है, क्या है, √2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, रूट को कभी हटा नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, अगर बटा 1 भी लिख देते क्या होगा, ये पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक है, तो एक तो पूर्णांक नहीं ना है, तो इसलिए परिमेय नहीं होगा, तो क्या है, अपरिमेय। √3 √7 √11/7 देख लिए, ये सब क्या है, अपरिमेय है। फिर यहाँ देखिए √9 है, तो √9 में क्या है कि इसको 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इसको √9 के जगह हम 3 लिख सकते हैं, तो 3/1, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए तो √16 है, तो √16 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 4/1 हो गया, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक दोनों हो गया, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। √4 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसीलिए कहा क्या कि पी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं, और ये सब क्या है, अपरिमेय है, समझ में है। देख लिए, अब वास्तविक संख्या दिखा देते हैं। अब देखिए तो वास्तविक संख्या क्या है, कुछ नहीं है, यह एक रियल नंबर हुआ। परिमेय तथा अपरिमेय के परिवार को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसे आर द्वारा हम सूचित करते हैं, ठीक है ना। जितना परिमेय पढ़िएगा, अपरिमेय पढ़िएगा, वो सब किसका पार्ट हो गया, वास्तविक संख्या का हो गया, ठीक है। तो ये जितना एग्जाम्पल परिमेय अपरिमेय का होगा, सब एग्जाम्पल वास्तविक संख्या का हो जाएगा, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि आर क्या हो जाता है, -इन्फिनिटिव से लेकर के +इन्फिनिटिव तक, अनंत से लेकर के इसके बीच में कैसा भी संख्या हो, सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। तो आपने इस लेक्चर में क्या देखा, सबसे छोटा संख्या देखा, अंक देखा, अंक के बाद संख्या पर चर्चा है। तो संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होता है, प्राकृत संख्या का फैमिली होता है। उससे बड़ा क्या होता है, पूर्ण संख्या का फैमिली होता है। उससे बड़ा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और पूर्णांक से बड़ा क्या हुआ, वास्तविक संख्या हुआ, ठीक है। तो ये है ही क्लास 10th में आपको चैप्टर ही का नाम है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या के बारे में अच्छा से पढ़ना है। अपने 9th में भी पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है। तो देखें, और वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय होता है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। याद तो केवल हिंट्स बता दिया कि परिभाषा था, तो सबका परिभाषा दिखाया, तो इसका भी परिभाषा हम दिखा दिए। इसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो इसे में पढ़ना है, और वैसे भी वैसा जो इसमें नहीं भी पढ़ना है लेकिन हमको आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, ठीक। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।